इस क्लास तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 तक डिस्कशन किया था। इसके अंदर हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने चेक किया था कि सभी रो को सभी कॉलम में या सभी कॉलम को सभी रो में कन्वर्ट करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। प्रॉपर्टी 2 में हमने देखा था कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट को तो उसकी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है। अब नेक्स्ट अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के अगर एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल हो या फिर यूँ कहे कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो ऐसे केस में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 है इफ ए डिटरमिनेंट is any two rows or column are identical or proportional then its value is 0। तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है जिसके अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम है वो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो। एग्जांपल देखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए सेकंड रो और थर्ड रो के सारे एलिमेंट है वो एक जैसे हैं, ये दोनों रो आइडेंटिकल है। अब इसको एक्सपांड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें पता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 लिखा, इस रो इस कॉलम को हटा दिया, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट लिखा, ये रहा डिटरमिनेंट B2 C2 B2 C2 प्लस माइनस लगेगा B1 फिर ये रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिया, रिमूव कर दिया, हमें मिला A2 C2 प्लस C1 के बाद ये रो और ये कॉलम को रिमूव कर दिया, जो एलिमेंट बच गए A2 B2। अब इसको एक्सपांड करोगे तो ये मिला A1 B2 इंटू C2 माइनस B2 C2 माइनस B1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया A2 C2 माइनस A2 C2 प्लस C1, इन दोनों का प्रोडक्ट किया A2 B2 माइनस A2 B2। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया एंड ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स है वो इक्वल हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 होती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर लॉगरिथम पढ़ा था, वो इसलिए पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कि जहाँ पे भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं, हर चैप्टर के अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फॉर x, y, z पॉजिटिव देन फाइंड 1 log of y base x log of z base x log of x base y 1 log of z base y and log of x base z log of y base z 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमको गिवन क्या है x y z है वो पॉजिटिव है। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले ये देख लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। हमें पता है log of a to the base a, इसकी वैल्यू 1 होती है लॉग की प्रॉपर्टी से, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस 1 की जगह log of x to the base x log of
y टू द बेस y और log ऑफ z टू द बेस z, ऐसा लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b बेस e। ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये इसमें यूज़ करते हैं। तो क्या बनने वाला है, ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी लिखी, इसको सॉल्व किया आगे। इस 1 की जगह लिखा log ऑफ x बेस x, फिर log ऑफ y बेस x, फिर log ऑफ z बेस x, फिर log ऑफ x बेस y, log ऑफ y बेस y, log ऑफ z बेस y एंड log ऑफ x बेस z, log ऑफ y बेस z एंड log ऑफ z बेस z। हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की, 1 की जगह log x बेस x, y बेस y और z बेस z लिखा। अब ये log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ x, log ऑफ y अपॉन log ऑफ x, log ऑफ z अपॉन log ऑफ x। दूसरा बन जाएगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, log ऑफ y अपॉन log ऑफ y एंड log ऑफ z अपॉन log ऑफ y, log ऑफ x अपॉन log ऑफ z, log ऑफ y अपॉन log ऑफ z एंड log ऑफ z अपॉन log ऑफ z। ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की। उसके बाद हम इसको यहाँ पे लिखते हैं उस टर्म को। हमने क्या किया, इस फर्स्ट कॉलम रो में से 1 अपॉन लॉग x को कॉमन निकाल लिया, सेकंड में से 1 अपॉन लॉग y और थर्ड में से 1 अपॉन लॉग z, इन तीनों को कॉमन फाइंड कर लिया। तो हमारे पास यहाँ क्या बनने वाला है 1 अपॉन लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ y एंड लॉग ऑफ z, ये बन जाएगा। बाकी बची हुई टर्म को हमने लिखा, ये आया log ऑफ x, log ऑफ y एंड log ऑफ z, log ऑफ x, log ऑफ y एंड log ऑफ z, log ऑफ x, log ऑफ y एंड log ऑफ z। अभी हमने आज ही प्रॉपर्टी 4 पढ़ी। कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसकी वैल्यू 0 इंटू मल्टीप्लाई हो गया तो ये सब क्या बन जाएगा 0। इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ये थी 4th प्रॉपर्टी, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5th। प्रॉपर्टी 5th ये कहती है, वैसे ये प्रॉपर्टी 4 का एक पार्ट है। प्रॉपर्टी 5th क्या बोलते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो, सारे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब आप ध्यान करो कि हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने इन्वर्स फाइंड किया था। उसके अंदर आपको बताया था जब भी हम रो या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं उस दौरान कहीं पे भी किसी स्टेप में अगर ऐसा आ जाए कि किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो हम बोलते हैं इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो क्यों बोलते थे वो इधर समझो। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब डिटर्मिनेंट और इन्वर्स मैट्रिक्स का क्या कनेक्शन है वो हम एडजॉइंट के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं प्रॉपर्टी 5th। प्रॉपर्टी 5th क्या बोलते हैं, इफ़ a determinant if a determinant has all the elements are 0, if a determinant has all the elements in are 0 in any row or column
रो और कॉलम then its value is 0। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 0 होने वाली है। देखिए एक डिटर्मिनेंट लेट करते हैं। लेट एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के वो सारे के सारे 0 हैं। ये हो गया A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। जब आप इसको एक्सपांड करने जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 इंटू B2 C2 B3 C3 माइनस 0 इंटू A2 C2 A3 C3 प्लस 0 इंटू A2 B2 A3 B3। ध्यान से देखो, ये 0 क्या बना देगा? इसको 0, ये 0 इसको 0, इसको 0, इस सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0, एटलीस्ट 1 किसी एक के मिल जाए। ज़्यादा से मिल जाएंगे तो भी वही बात है, किसी एक के अगर मिल जाते हैं, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाते हैं, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है? अब प्रॉपर्टी 6 ये बोलती है किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट के सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो, तो उस डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या क्या? एक बार फिर से बताता हूँ। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कोई भी 2 एलिमेंट्स के सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो, तो उस डिटर्मिनेंट को हम 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है इसको देखते हैं। इफ each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the determinants can be expressed as the sum of two determinant। लेकिन ध्यान रखना सिर्फ किसी एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट को ही ब्रेक करना है, सभी रो या सभी कॉलम के एलिमेंट को ब्रेक नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है A1 प्लस एक्स B1 प्लस वाई C1 प्लस जेड A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें देखो जो फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम की फॉर्म में, तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमने क्या किया? ये A1 ये B1 ये C1 इन सब के साथ यहीं पे रहने दिया। इस x y z को दूसरी डिटर्मिनेंट में लिखते हैं प्लस बना के। ये आया x, ये y, ये z, ये A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। बाकी 2 रो के सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिखा। सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट के सम की फॉर्म में, तो इन दोनों को ब्रेक किया। एक वाले एलिमेंट इधर, दूसरे वाले एलिमेंट्स को हमने उधर रख दिया। और ये प्लस ये है ये प्रॉपर्टी, किसी भी एक रो में किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स के अंदर सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो तो उनको 2 डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन केस अगर यहाँ पे ऐसा होता, जैसे मान लो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R होता, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते।
इसको हम 2 प्लस की फॉर्म में नहीं लिखते, इस रो को एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाता, P Q R P Q प्लस R, एज इट इज़ लिखते हैं हम लोग। सिर्फ हमें सिर्फ एक टाइम में एक ही रो को ब्रेक करना है या एक ही कॉलम को। अगर आप इसकी जगह इसको ब्रेक करना चाहते हो तो ये एज इट इज़ आएगा दोनों जगह, इसको ब्रेक करना चाहते हो तो ये एज इट इज़ आएगा। अगर तीनों रो के अंदर 2 एलिमेंट के सम की फॉर्म में है तो एक टाइम पे आप किसी एक रो को ही ब्रेक करोगे, उसके बाद इसकी 2 डिटर्मिनेंट बन सकती है जहाँ पे इस रो को ब्रेक करोगे, इसकी 2 डिटर्मिनेंट बन सकती है जहाँ पे इस रो को ब्रेक करोगे। इस तरह से किसी भी एक रो या कॉलम को एट ए टाइम एक टाइम में एक को ही ब्रेक कर सकते हो। ये है प्रॉपर्टी 6। इसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर्टी 6 का एक एग्जाम्पल ये है कि 1 3 प्लस एक्स और 0 -2 4 प्लस वाई और 5 3 2 प्लस जेड और बी का इसका 6 लेट कर लेता हूँ, ये 6 है अपना। अब हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा 1 3 0, इस कॉलम को हमने ब्रेक किया, ये 1 3 0 -2 4 5 3 2 6 एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। दूसरे डिटर्मिनेंट में ये वाला कॉलम, इसी कॉलम के 2 ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट में। एक डिटर्मिनेंट में ये वाला आ जाएगा, दूसरे डिटर्मिनेंट में ये वाला लिखेंगे। ये आ गया -2 4 5 3 2 और 6। फिर प्लस किया दूसरा वाला पोर्शन सेकंड कॉलम का 1 x 0 -2 y 5 और 3 z 6। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों ही डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू मिलेगी उनका सम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, उसको चेक करते हैं। इसको पहले एक्सपांड किया 1, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये 4 प्लस y इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2 प्लस जेड माइनस 3 प्लस एक्स, इस रो और कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -15 प्लस 0, इसके साथ ब्रैकेट में जो भी आ जाएगा वो 0 बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं 1 इन दोनों का प्रोडक्ट 24 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 10 माइनस 3, इस रो कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 माइनस 12 इन दोनों का -15 प्लस 0 और ब्रैकेट में जो भी आ जाएगा वो 0 बन जाएगा। प्लस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन आएगा 1 इंटू इस रो कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट 6y, इन दोनों का प्रोडक्ट -10, फिर -x आएगा, इस रो कॉलम को छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 और इन दोनों का प्रोडक्ट -15। ये 0 तो 0 बना देगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं 4 इंटू 6 24 प्लस 6y प्लस 6y माइनस 10 माइनस 5z, ये आ जाएगा -12 माइनस 15 27 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 27 इंटू 3 81 और प्लस 27x, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक करते हैं 24 माइनस 10 14 माइनस 3 और ये 27 प्लस 81 प्लस 6y माइनस 10 प्लस 12x प्लस 15 और ये हो गया 27 15x। इधर चेक किया हमें क्या मिलेगा 27x ये मिला 27x एंड प्लस 6y माइनस 5z, ये -10 24 ये 14 हो गया 14 और 81 85 95 5z प्लस 95, ये इसकी वैल्यू। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, हमारे पास जो जो टर्म है उसको लिखते जाते हैं। हमारे पास z की कोई टर्म मिली
फर्स्ट 6y माइनस 5z 6y 24 माइनस 10, इसको देखते हैं 1 6y माइनस 5z, फिर माइनस x, ये कॉलम हटा दिया, माइनस 12 माइनस 15, तो ये बन जाएगा आपका 6y फिर माइनस 5z प्लस 12x प्लस 27, 12x प्लस 15x, ये हुआ 27x प्लस 6y माइनस 5z और प्लस 95। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू मिली हमें, वो इन दो डिटरमिनेंट में जो हमने ब्रेक किया था उनकी वैल्यू का सम किया, वो इसके इक्वल आया। इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो दो एलिमेंट के सम या डिफरेंस की फॉर्म में है, तो उनको हम दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टी, उससे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 7 क्या बोलती है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम के अंदर किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स के अंदर किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये ऑपरेशन लगाते हैं, और डिटरमिनेंट के अंदर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों ही लगा सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, हम लोग एक बार में एक ही ऑपरेशन लगाते हैं, या तो रो या फिर कॉलम, जबकि डिटरमिनेंट में हम दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो प्रॉपर्टी 7 है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is not altered by adding to the elements of any row or column, a constant multiple of the corresponding elements of any other रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के अंदर किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करने से उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। चलिए इसको देखते हैं। अपने पास एक डिटरमिनेंट है D1 जो इस तरह से है A1 B1 C1, दूसरा डिटरमिनेंट है A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। अब हमने क्या किया, इस डिटरमिनेंट में क्या चेंज किया, एक दूसरा डिटरमिनेंट लिया, इसी से बनाया, क्या चेंज करके इस रो को m से मल्टीप्लाई करके इस फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर दिया। ऑपरेशन लगाया है R1 में R1 प्लस m टाइम्स R3, इससे डिटरमिनेंट क्या बना A1 प्लस m A3 B1 प्लस m B2 B1 B3 और C1 प्लस m C3, ये हुआ A2 B2
C2, A3, B3 एंड C3। अब हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करके इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ऐसा करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज आया या नहीं आया। अब ध्यान से देखें, इस D2 को ही चेंज करते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाते हैं। अभी इससे पहले जस्ट एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, किसी भी रो या कॉलम के अंदर अगर आपके पास किसी भी रो या कॉलम के अंदर दो एलिमेंट की सम की फॉर्म में एलिमेंट्स है तो उससे आप दो डिटरमिनेंट बना सकते हो। तो दो डिटरमिनेंट बनाते हैं इसके दो डिटरमिनेंट बनेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 और दूसरा डिटरमिनेंट होगा MA3 MB3 MC3 MC3 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ये हमने इस डिटरमिनेंट को ब्रेक किया क्योंकि फर्स्ट रो है वो दो एलिमेंट के सम की फॉर्म में। अब ध्यान से देखो तो डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी थी, किसी भी रो या कॉलम में से किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आप कॉमन निकाल सकते हो सिर्फ एक रो या कॉलम में से। तो इस रो में से m को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से m अपना कॉमन मिल जाएगा हमें, ये m कॉमन मिल गया। जैसे ही m कॉमन मिला, अब इसमें अंदर एक और प्रॉपर्टी लग रही है क्या कि फर्स्ट रो और सेकंड थर्ड रो के दोनों एलिमेंट हैं सारे आइडेंटिकल है। फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल है, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। तो इस तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये हो गया m इंटू जीरो, ये जीरो हो गया। अब हमें क्या मिला, D1, ये किसके इक्वल है, D1। इसका मतलब इसके अंदर हमने एक ऑपरेशन लगाया R1 के अंदर, R1 प्लस MR3, और इसकी जो वैल्यू फाइंड की तो हमें D1 के इक्वल मिली। इसका मतलब ये होता है किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर आप रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो उससे उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ये थी अपनी प्रॉपर्टी 7। अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, प्रॉपर्टी 1 to 7, अब हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको ये प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो हम लोगों को लास्ट प्रीवियस ईयर के अंदर बोर्ड में और जेई के अंदर पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं प्रूविंग के लिए जो हमें सिर्फ बोर्ड में पूछे जाते हैं। उनका एक बहुत ही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग एक जैसे, जिनके अंदर एक जैसी ही प्रोसीजर फॉलो करनी होती है जिससे हमें वो सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा lying between 0 and pi/2 which satisfy the equation जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस थीटा की वैल्यू 0 और pi/2 के बीच में हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन ये है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बिटवीन 0 एंड pi/2। सबसे पहले इसको देखने से एक चीज़ समझ आ रही है कि इन दोनों में सिर्फ 1 का चेंज है। अगर मैं इसमें से इसको इन दोनों में से डिफरेंस कर दूँ R2 माइनस R3 तो यहाँ 0 ला सकते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, जितने पॉसिबल हो सके उतने आप 0 ले आओ। जितने 0 ले आओगे उतने ही कैलकुलेशन अपना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन लगाते हैं। R2 के अंदर R2 माइनस R1 और R3 के अंदर भी R3 माइनस R1, क्योंकि ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में तो कोई चेंज आता नहीं है, ऑपरेशन लगा सकते हो। अब क्या हो जाएगा, R1 हमें कोई चेंज नहीं करना है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन 4 थीटा। अब R2 माइनस R1 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया
तो -1 बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -1 बचेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 बचेगा, इसमें से इसको 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0 और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए, और भी हम 0 ला सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूँ इसको इसके साथ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब नेक्स्ट हम ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं? C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको बताया था कि ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर रो और कॉलम दोनों तरह के ऑपरेशन आप लगा सकते हो। अब ऐसा करने से ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? इन तीनों का प्लस किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया, प्लस 1 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा, यहाँ पे तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4 साइन 4 थीटा। इन तीनों का प्लस किया 0 0 1 0 0 1 इक्वल टू 0। अब प्रॉपर्टी लगाने से इसकी कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल होगी। अब आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, आप रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपांड कर सकते हो, कॉलम के अकॉर्डिंग भी, जहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है जिस रो या कॉलम है उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हैं। इसको एक्सपांड करूँगा इस कॉलम के अकॉर्डिंग तो ये क्या बन जाएगा? इसके बाद हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा। अब ये रो और ये कॉलम को रिमूव कर दो, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, 1 माइनस 0 तो 1 लिख देते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस 0 0 लिखा, इसके साथ इस ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आएगी वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 होने वाली है। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट वो भी 0 है, थर्ड एलिमेंट ये भी 0 है, इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट के अंदर उससे मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है। तो ये क्या बन गया? 2 प्लस 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू -2, देन साइन 4 थीटा इक्वल टू -2/4 माइनस 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन π/6, ये लिख सकते हैं साइन π/6। और इसको अगर माइनस को हम रिमूव करना चाहें तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, और साइन 2π माइनस π/6 भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू 7π/6 साइन और साइन 13π/6, सॉरी 11π/6, 11π/6। तो यहाँ से 4 थीटा 7π/6 11π/6, तो थीटा आ जाएगा 7π/24 11π/24। ये थीटा की दो वैल्यू मिल जाएगी इस 0 और π/2 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी यूज़ करनी है, जितनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सको उस क्वेश्चन के अंदर करनी है, जिससे क्या हो जाएगा हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, इजी हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल ही। और आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से दे रखे होते हैं कि आप प्रॉपर्टीज यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हो। विदाउट प्रॉपर्टी ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो आपसे जेईई के अंदर कम से कम नहीं पूछे जाते, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर भी आपको कई बार सीधा सिंपली बोल दिया जाता है कि आप विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, तो उस टाइम आपको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है d इक्वल टू n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल और n प्लस 3 फैक्टोरियल और n प्लस 4 फैक्टोरियल। Prove that d upon
n factorial whole cube minus 4 is divisible by n। अब आपको प्रूव क्या करना है, d आपको गिवन है, d को सॉल्व करके हमें इसको n फैक्टोरियल होल क्यूब से डिवाइड करके -4 करके ये पता करना है क्या ये n से डिविजिबल है या नहीं है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। अब आप लोग फैक्टोरियल तो जानते हैं, आप लोग 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल पढ़ा है सब कुछ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसको हम n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको n+2 इंटू n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे रो में से या इस पूरे कॉलम में से आप n फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही इस रो में से या इस कॉलम में से n+1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो, इस रो में से या इस कॉलम में से आप n+2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो। तो कॉमन n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल फ्रॉम R1, R2, R3। R1, R2, R3 से n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल कॉमन निकालो तो हमें क्या मिला, n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल। अब क्या बचेगा, फर्स्ट रो में से n फैक्टोरियल गया 1, n+1, n+2 इंटू n+1। यहाँ पे क्या बचेगा, n+1 गया तो 1, n+2 फैक्टोरियल और n+3 इंटू n+2। यहाँ से n+2 फैक्टोरियल बाहर गया, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा n+3, यहाँ पे बचेगा n+4 इंटू n+3। अब इस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 1 है तो हम 2 0 ला सकते हैं। तो ऑपरेशन लगाते हैं R2 में, R2 माइनस R1 और R3 के अंदर लगाते हैं R3 माइनस R1। ऐसा करने से हमें क्या मिलने वाला है, n फैक्टोरियल है, इसको लिखा n फैक्टोरियल इंटू n+1, इसको लिखा n फैक्टोरियल इंटू n+2 इंटू n+1। तो n फैक्टोरियल क्यूब हुआ, ये हुआ n+1 इंटू n+2 और n+1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 n+1 n+2 इंटू n+1। अब आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे ये 0 बन गया, इसमें से इसको माइनस करोगे 1 बन गया, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 बन गया, इसमें से इसको माइनस किया 2 बन गया, इसमें से इसको माइनस करो, ये आपके पास n² प्लस 5n प्लस 6, ये है n² प्लस 3n प्लस 2। तो 5n माइनस 3n 2n प्लस 6 माइनस 2 4, इसमें से इसको माइनस किया n² प्लस 7n प्लस 12, 7n माइनस 3n तो 4n, फिर 12 माइनस 2 10 प्लस 10। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं या सीधा एक्सपांड कर सकते हैं, इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे। ये तो इसका एक्सपांशन के अंदर इसकी जो टर्म आएगी वो तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, सिर्फ इसकी टर्म आएगी। तो ये इसको आगे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल होल क्यूब, ये बना n+1 होल स्क्वायर और n+2, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 1, इसके अकॉर्डिंग 1, ये रो कॉलम को छोड़ दिया, इसका प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट है 4n प्लस 10, 4n प्लस 10 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 4n प्लस 8, 4n प्लस 8। इनके प्रोडक्ट से क्या आने वाला है, 4n प्लस 10 माइनस 2 इंटू 2 4 और ये 8, ये बन गया n फैक्टोरियल होल क्यूब, n+1 होल स्क्वायर, n+2 और ये मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4n 10 माइनस 2 8 2। अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया d। अब आपको क्या बोला है d आने के बाद कि d बाय n फैक्टोरियल क्यूब, इसको मैं डिवाइड करता हूँ n फैक्टोरियल होल क्यूब से और इसका -4 करते हैं। ऐसा करने से ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया n² प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2 और n+2 -4। ऐसा करने से क्या बन जाता है, n² इंटू n³ प्लस 2n² प्लस 2n इंटू n 2n² प्लस 4n
प्लस 4n प्लस n प्लस 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन विथ 2 माइनस 4। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर 8n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 2n प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। ये सभी टर्म जो है वो n से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय n। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज यूज़ करके रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देते हैं। ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, R1 के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर इसका सम 0 होता है इन तीनों का, तो ये क्या बन जाएगा 0 ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा स्क्वायर 1 0 1 ओमेगा। तो आज ही प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक और सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल, साइन गामा कॉस गामा और कॉस गामा प्लस डेल, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉस ए प्लस बी पता है। अब ध्यान से देखिए, इसको जब मैं ओपन करूंगा इस फॉर्म, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल, मेरे पास कॉस अल्फ़ा है, इसको कॉस डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल, ये साइन अल्फ़ा, इसको साइन डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। मतलब इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम 0 बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, वो ऐसे बना सकते हैं, इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे, इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। ये इसका सोल्यूशन है शॉर्ट के अंदर कि C3 के अंदर हमें करना क्या है, C3 के अंदर C3 प्लस इसके अंदर साइन ए माइनस साइन ए साइन बी आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको साइन डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देते हैं, साइन डेल इंटू C1 मल्टीप्लाई करके प्लस किया, और इधर कॉस ए कॉस बी आएगा तो इसको कॉस डेल से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, माइनस कॉस डेल C2। ऐसा करने से क्या होगा, ये आ गया साइन अल्फ़ा, ये आ गया साइन बीटा, ये आ गया साइन गामा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा, ये आ गया कॉस बीटा, ये आ गया कॉस गामा। अब इस कॉलम को मैं एक्सपांड करता हूँ, कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा
कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन डेल, ये हो गया कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल। इसको हमने सिर्फ एक्सपांड किया इस कॉलम को। अब हमने जो ऑपरेशन लगाए कि C1 को साइन डेल से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दो, तो साइन अल्फ़ा प्लस किया साइन अल्फ़ा साइन डेल, और C2 को कॉस डेल से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस डेल, ठीक वैसे ही प्लस साइन बीटा साइन डेल माइनस कॉस बीटा कॉस डेल साइन गामा साइन डेल माइनस कॉस गामा कॉस डेल। ऐसा करने से ये टर्म है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। जब ये थर्ड कॉलम पूरा 0 0 हो जाएगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करके और हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के। ये कॉलम ऑपरेशन लगाया, हो सकता है कुछ लोग किसी और मेथड से करें, इस तरह से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जितने आप प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आर.डी. शर्मा सिंगेज है, अरिहंत स्किल इन मैथमेटिक्स की वाली है, डॉक्टर एस.के. गोयल की बुक है, एम.एल. खन्ना आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड के लिए प्रदीप वाली बुक आती है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। एन.सी.ई.आर.टी. सॉल्व हो ही जाएगी आपसे। इस तरह से आप लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगाते हुए दूसरे चैप्टर्स के आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2x प्लस 2 - x होल स्क्वायर 2x माइनस 2 - x होल स्क्वायर 1, और है 3x प्लस 3 - x होल स्क्वायर 3x माइनस 3 - x होल स्क्वायर 1, और 4x प्लस 4 - x होल स्क्वायर 4x माइनस 4 - x होल स्क्वायर 1। विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड, विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्सपांडिंग, बिना एक्सपांड किए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको ध्यान से देखा जाए तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर इसमें से माइनस करोगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2ab और इधर का माइनस 2ab माइनस करोगे तो प्लस 2ab हो जाएगा, 4ab 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 आ जाएगा। और 2x इंटू 2 - x 1 होता है, 3x इंटू 3 - x वो भी 1 होता है, 4x इंटू 4 - x वो भी 1 होता है। तो 4 4 4 मिल जाएगा हमें, वो 4 कॉमन निकालोगे तो 1 1 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 1 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, C1 के अंदर C1 माइनस C2 करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 - x प्लस 2 - x का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस किया, माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x 2 - x और 2 - x का होल स्क्वायर। ये माइनस किया, ये बना 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 3 - x प्लस 3 - x होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x 3 - x प्लस 3 - x होल स्क्वायर, 4x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x 4 - x प्लस 4 - x होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x 4 - x प्लस
4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये C1 में C1 माइनस C2 किया, जो C2 है उसको एज इट इज लिखते हैं 2x माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये 1, 3x माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 4x माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ। अब इसके आगे ये माइनस लग गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया। अब देखिए ध्यान से, क्या ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी वैल्यू 1 1 और 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, अब इसको हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 और 2 प्लस 2 4। जो सेकंड कॉलम है वो है 2x माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 1, 3x माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1, 4x माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 1। अब इस फर्स्ट कॉलम में से 4 को कॉमन निकाला, 4 बाहर, 1 1 1, 2x माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1, 3x माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1, 4x माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 1। दो कॉलम एक जैसे हैं, ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में देखा। तो इस तरह से इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से प्रॉपर्टी यूज आती है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है और कई बार हम जेईई में इसके रिजल्ट को सीधा यूज़ में ले लेते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको पूरा प्रूव करने के लिए देंगे। विदाउट एक्सपांडिंग लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपांडिंग और यूजिंग प्रॉपर्टी, विदाउट expanding or using property, prove that 1x x square, 1y square, 1z square equal to x minus y minus z और z minus x। इसकी वैल्यू ये होती है, ये हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, एक्सपांड नहीं करना। अब इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जेईई के अंदर भी है कई जगह, और कई जगह बोर्ड के अंदर तो है ही है। कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जीएसईबी या कोई भी बोर्ड हो, उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमें करना क्या है, जिस रो या कॉलम के अंदर बहुत सारे आपको 1 मिल जाए, वहाँ पे हमें ये कोशिश करनी है कि उस रो या कॉलम के अंदर जितने पॉसिबल हो सके उतने 0 बना दे। उसको जितने 0 बनाओगे उसके कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल हो जाएगी। यहाँ पे 3 1 है कॉलम फर्स्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम 2 0 ला सकते हैं, R2 माइनस R1 करके और R3 माइनस R1 करके। तो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। देखिए तो क्या बनता है ऐसा करने से। R2 माइनस R1 किया तो हमें क्या मिलेगा, R1 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, 1x x स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, R2 में से y माइनस एक्स, यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, R3 में से z माइनस एक्स को हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 0 0 x y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन 1 y माइनस एक्स कॉमा
जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3। R2 में से और R3 में से ये कॉमन निकाला, ये बना y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब क्या बचेगा 1x एक्स स्क्वायर, ये बना 0 1 0 1, ये बना y प्लस एक्स और ये बना z प्लस एक्स। अब सोचो ध्यान से, क्या हम और जीरो ला सकते हैं? बिल्कुल। हम लोग R3 में R3 माइनस R2 कर सकते हैं, या R2 में R2 माइनस R3 कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या बनेगा, R2 में हमने R2 माइनस R3 किया, ऐसा करने से हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट है ऐसा बन जाएगा y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 0 और 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, 1 माइनस 1 0, y प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, y माइनस जेड बन जाएगा 0 y माइनस जेड 1 और z प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, जब आप इसको एक्सपांड करोगे इसके अकॉर्डिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, दो टर्म वाली तो 0 हो जाएगी, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी 1 वाली, और इसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो कि 0 बन जाएगा, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स इंटू 1 इंटू ये 0 माइनस जेड माइनस वाई आ जाएगा, जेड माइनस वाई। ये है y माइनस एक्स, ये है जेड माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, इसमें से माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई, ये बन जाएगा y माइनस जेड, ये z माइनस एक्स। तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये हमने प्रूव कर दिया प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड की बुक में मिल जाएंगे। जेई में हम लोग कई बार सीधा हम लोग इसके रिजल्ट को भी काम में लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब इक्वल टू, प्रूव करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमको प्रूव करना है। बिल्कुल वही मेथड, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था। किसी भी रो या कॉलम के अंदर बहुत सारे 1 हैं तो हम उस 1 से हम 0 ला सकते हैं। मैक्सिमम 0 यहाँ पे 2 ला सकते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करेंगे तो 2 0 मिल जाएंगे। अभी करते हैं इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं। R2 के अंदर R2 माइनस R1 ऑपरेशन, दूसरा R3 में R3 माइनस R1। ऐसा करने से हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ये बन जाएगा 1 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब और जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन करके वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं। ये है एक्स क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और बी स्क्वायर, ये लगाया। अब कॉमन y माइनस एक्स कॉमा जेड माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3।
R2 और R3 से ये कॉमन निकालिए, कॉमन मिलेगा y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 0 0 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था, R2 में से R3 को माइनस कर दो, नेक्स्ट बन जाएगा R2 में R2 माइनस R3। ऐसा करने से क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास है ही y माइनस एक्स और z माइनस एक्स आपके पास है ही, ये बन जाएगा 1 0 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस करूँगा x x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस जेड बच जाएगा, y माइनस जेड, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर जेड प्लस एक्स है। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ये एक्स क्यूब हुआ, ये बना आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस दोनों में से x कॉमन y माइनस जेड, ये बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड आपके पास है ही ऑलरेडी, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ से y माइनस जेड भी मिल जाएगा और ये वाली टर्म भी मिल जाएगी। जब इसको अब आपको एक्सपांड कैसे करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। इस तरह से इस तरह की क्वेश्चन जो अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, प्रदीप वाली बुक में भी मिलेंगे। आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, बहुत सारे 1 जितने हो सके पॉसिबल पहले 1 ले आओ या फिर डायरेक्ट 0 ला सकते हो। 1 है तो उनको 0 बनाओ और फिर प्रॉपर्टी से यूज़ करते हुए जो हमें चाहिए वो कॉमन निकालते जाओ, जो कॉमन बाहर आ जाए उसके बाद लास्ट स्टेप में जाके और आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक और प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नहीं है या फिर सीधा का एक कॉन्सेप्ट है जिसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। दो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू हमको सेम मिलेगी, ये है प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ते हैं। दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो उनका प्रोडक्ट करके और फिर आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट फाइंड करके फिर आप प्रोडक्ट करो, आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर matrices of same order is equal to the product of the determinant of matrices। प्रॉपर्टी ये है, दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट किया, डिटरमिनेंट फाइंड किया, या फिर दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड करके फिर प्रोडक्ट करो, सेम रिजल्ट मिलेगा, ये है प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 1 2 5 7, दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि है 2 7 8 9। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिजल्ट इसके लिए ट्रू है या नहीं है। दोनों का ऑर्डर सेम है, पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये बन जाएगा 1 2 5 7 और 2 7 8 9। इसका प्रोडक्ट किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 9। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9। इसको आगे हम लोग
एडिशन करके लिखते हैं 2 इंटू 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 18, ये मिल गया हमें 18, 9 टू जा 18, 18 प्लस 7 25, ये हुआ 56 और 10 66, ये हो जाएगा 63 इंटू 35, 63 प्लस 35, 60 30 90, 3 और 5 8 98, ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से ही हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 5, 7 माइनस 2 इंटू 5 10 इक्वल टू -3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 7, 18 माइनस 56, 18 माइनस 56 माइनस 20, 46 36 38 माइनस 38। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 इंटू -38, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 4 2 9 9 और 2 11 114, ये 114 मिला। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स ये है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा 18 माइनस इंटू 98 माइनस 25 इंटू 66। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको 114 मिलेगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये है एक प्रॉपर्टी और उसका एक एग्जाम्पल। इसी तरह से आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ए बी सी डी, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। इन सभी का प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो या डिटर्मिनेंट फाइंड करके फिर प्रोडक्ट करो, एक ही मीनिंग है। नेक्स्ट है चलिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं और फिर सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, x प्लस 4 x x x x प्लस 4 x x x और x प्लस 4, ये डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू है 16 इंटू 3x प्लस 4। ये हमें प्रूव करना है। ये बोर्ड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, ये 3x प्लस 4 है और इधर देखो x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 4 x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 4 x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 4। मतलब इन सभी को आप ऐसे ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करो, 3x प्लस 4 मिल जाएगा। उसको कॉमन निकालोगे 3 1 1 मिलेंगे, उसे 2 0 ले आओ, एक्सपांड कर दो, कर देते हैं। C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बन जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, ये बन गया x प्लस 4, x x x x प्लस 4। अब क्या करो, 3x प्लस 4 कॉमन, ये बन जाएगा 3x प्लस 4 कॉमन मिल गया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 1 और 1, x x प्लस 4 x x x और x प्लस 4। अब हम 3 1 है तो 2 0 ला सकते हैं। 2 0 कैसे लाएंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो ऑपरेशन लगाते हैं। R2 में R2 माइनस R1 और R3 के अंदर R3 माइनस R1। आपके पास 3x प्लस 4 ऑलरेडी है। अब डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, R1 तो हमें कुछ नहीं करना, 1 x और x। R2 में 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस x, 4 आ गया 0 4 और x माइनस x 0। ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस 4 माइनस x 4, 0 0 और 4। जब आप इसको एक्सपांड करोगे इस कॉलम के अकॉर्डिंग, इन दोनों का तो 0 आ जाएगा और ये जिससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4 16 माइनस 0, तो ये आ गया 16 इंटू 3x प्लस 4। इस तरह के बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी ए सी
बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1 आपको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो इधर ए है, इधर भी ए है, इधर भी है, इधर, इन सब में से ए कॉमन निकल सकता है, इन सब में भी से भी ए कॉमन निकल सकता है। ठीक वैसे ही इस रो को देखिए, बी है, इस कॉलम को देखिए, बी है, तो इस रो में से भी बी कॉमन निकल सकता है, इस कॉलम में से भी। थर्ड रो में देखिए सी है सबके अंदर और इस कॉलम के अंदर से भी सी है, तो थर्ड रो या थर्ड कॉलम में से भी सी कॉमन निकल सकता है। हमें क्या करना है, ए स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से ए कॉमन निकाल से लेते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी। ऐसा करने से यहाँ से बी निकल जाएगा, यहाँ से सी निकल जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें ए स्क्वायर चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी फ्रॉम कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3, R1, R2, R3 से ए बी सी कॉमन निकालिए। R1 में से एक और निकालिए तो a प्लस 1/a बचा, ये b बचा, ये c बचा, यहाँ से b कॉमन तो a बचा, b प्लस 1/b बचा, यहाँ से b कॉमन तो c बचा, यहाँ से c कॉमन है तो a बचा, c कॉमन तो b बचा, c प्लस 1/c। अब अपने पास बाहर क्या आ गया, a, b और c। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने इस रो में से कॉमन निकाला है, इस a को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस b को इस रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस c को इस रो से कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा नेक्स्ट में, इस a को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर, इस b को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आप ध्यान से देखो, आप इसको अगर इस वे में अगर ऐड करते हो तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से कॉलम 1 बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 1 और ये सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। अब कॉलम 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, कॉलम 1 में से फाइंड कर लिया, तो क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो बची टर्म उसको लिख देते हैं 1 1 और 1, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3 1 है तो 2 0 ला सकते हैं, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करें। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। ऐसा करने से हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये बनेगा R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R इसमें से इसको माइनस किया 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस किया 1, इसमें से इसको माइनस किया 0 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 0 और 1, 0 0 और 1। जब आप इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करोगे तो इन दो के साथ जो मल्टीपल में आएगा वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसको एक्सपांड करके इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 1 इंटू 1 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें बाकी प्रैक्टिस है वो हम लोग करते रहेंगे। सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट का सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी बची हुई थी वो प्रॉपर्टी फिनिश की, उसमें कुछ क्वेश्चन किए, कुछ प्रैक्टिस की प्रॉपर्टीज़ की,
अभी एक सिग्मा वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर थियरम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इस तरह की चीज़ें करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट वाले टर्म पढ़ेंगे। तो सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट, सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्या चीज़ होती है? डिटर्मिनेंट, सिग्मा ऑफ डिटर्मिनेंट। ये कह रहा है जब हम सिग्मा फाइंड करने जा रहे हैं तो सिग्मा के अंदर जिस वेरिएबल को हमें सिग्मा करना है वो वेरिएबल अगर किसी एक रो या एक कॉलम में है तो हम उस डिटर्मिनेंट के अंदर जाके उसका सिग्मा फाइंड करके फिर एक्सपांड करेंगे। लेकिन अगर वो एक रो या एक कॉलम से ज़्यादा के अंदर वेरिएबल है जिसका सिग्मा फाइंड करना है, वो वेरिएबल एक रो या एक कॉलम से ज़्यादा अंदर एलिमेंट है, तो हम लोग पहले एक्सपांड करेंगे और फिर सिग्मा फाइंड। केवल एक रो या एक कॉलम में ही है तो पहले डिटर्मिनेंट के अंदर जाके उसका सिग्मा फाइंड करेंगे फिर एक्सपांड करेंगे। लेकिन अगर एक रो या एक कॉलम से ज़्यादा के अंदर वो एलिमेंट है जिसका सिग्मा फाइंड करना है तो हम लोग पहले एक्सपांड करेंगे और फिर सिग्मा करेंगे। लिखते हैं लाइट डेल आर इक्वल टू F1R, F2R, F3R, A, B, C, D, E, F। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर ये फंक्शन ऑफ आर है, फंक्शन ऑफ आर है, फंक्शन ऑफ आर है और ये सब कांस्टेंट है और ये डेल आर गिवन। अब आपको फाइंड क्या करना है? वेयर F1R, F2R, F3R are function of R and A, B, C, D, E, F are constant, then sigma del R where R इक्वल टू 1 to n, ये बन जाएगा सिग्मा R इक्वल टू 1 to n F1R, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n F2R, सिग्मा R इक्वल टू 1 to n F3R। नेक्स्ट A, B, C, D, E, F। इस तरह से हम सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम के अंदर वो वेरिएबल है जिसका हमें सिग्मा फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट के अंदर जाके और उस वेरिएबल का सिग्मा फाइंड करके फिर एक्सपांशन करेंगे। जबकि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है, वो एक रो या ज़्यादा में है, एक से ज़्यादा रो या कॉलम के अंदर है, तो पहले उसका एक्सपांशन करेंगे और फिर उसका सिग्मा फाइंड करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं हम लोग। इफ़ फंक्शन of variable R is in any one row or column, किसी एक रो या कॉलम में है, then sigma operator can be taken inside the determinant to that row or column, if more than one column, more than one row or column have elements depends on R, then first expand, then
देन फाइंड सिग्मा, देन फाइंड समेशन। जैसे अभी आपको बताया, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अंदर जो वेरिएबल है r वो है, उसका सिग्मा फाइंड करना है, तो आप उस डिटरमिनेंट के अंदर जाके उस रो या कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सिग्मा फाइंड करो, फिर एक्सपांड करो। लेकिन एक रो या कॉलम से ज़्यादा के अंदर ये एलिमेंट है r, तो आप क्या करो, पहले एक्सपांड करो और फिर उसके बाद उसका सिग्मा फाइंड करो। ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है, इवैल्यूएट सिग्मा r इक्वल टू 1 to n d ऑफ r, और ये आपको गिवन है d ऑफ r माइनस 1, वेयर d ऑफ r जो है वो है r माइनस 1 होल स्क्वायर r माइनस 2 r माइनस 1 होल क्यूब। ये बन जाएगा x y z 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको ध्यान से देखा जाए तो r वाली जो टर्म है, जो वेरिएबल वाली टर्म है, वो सिर्फ एक कॉलम में ही है। तो हम लोग क्या करें, पहले सिग्मा को अंदर ले जाके इसका सिग्मा फाइंड करें और फिर उसका एक्सपेंशन कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा, ये आ जाएगा आपका सिग्मा r माइनस 1 वेयर r इक्वल टू 1 to n, सिग्मा r माइनस 1 होल स्क्वायर वेयर r इक्वल टू 1 to n, एंड सिग्मा r माइनस 1 होल क्यूब वेयर r इक्वल टू 1 to n। ये बन जाएगा x y z, ये बन गया 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। इसको आगे एक स्टेप एक्सपांड करके लिखते हैं। r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, प्लस r की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1। ये स्टार्ट होगा 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होल स्क्वायर। ये स्टार्ट होगा 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n माइनस 1 होल क्यूब। ये बन गया आपका x y और z 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। अब ये हमें पता है, हमने सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर पढ़ा है 1 से लेके n तक नंबर, नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन ये 1 से लेके n माइनस 1 तक है, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। अब स्क्वायर वाली टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये n माइनस 1 है तो n की जगह n माइनस 1 लिखना, ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n प्लस 1, तो 2n माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1/6। नेक्स्ट है 1 क्यूब 2 क्यूब टू n माइनस 1 क्यूब, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 लिखना है, तो n माइनस 1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो टर्म है वो है x y z, ये 6 4n माइनस 2, ये 3n स्क्वायर माइनस 3n। और आगे चेक करें तो यहाँ से हम लोग n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन, तो कॉमन मिलेगा n इंटू n माइनस 1/2। जो बच गई टर्म वो ये है, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा 2n माइनस 1/3 बचेगा, इधर बचेगा n इंटू n माइनस 1/2 बचेगा, इधर आ जाएगा आपका x, ये y, ये z, इधर बच जाएगा आपका 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n। अब इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन निकालता हूँ, या फिर यूँ कहें 6 कॉमन निकालता हूँ, फर्स्ट कॉलम में से 6 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे 6 1/6, या फिर यूँ कहें ये जो 6 है ये यहाँ से कॉमन निकालता हूँ कॉलम थर्ड में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 1/3। 6 कॉमन निकालते हैं फ्रॉम कॉलम 3,
तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 6 अब क्या बचेगा, 6 यहाँ से कॉमन निकाला है, ये बन जाएगा आपका, या फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं, सिक्स फ्रॉम C3, कॉलम 3 में से 6 कॉमन निकाला, तो ये बन गया आपका n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 6। जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो ये है 1 2n माइनस 1/3 और n इंटू n माइनस 1/2। ये x y z एज इट इज़, x y z। यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे, तो 6 कॉमन निकालें, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, हमें 6 चाहिए, तो 2 कॉमन आए तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कॉमन, तो 2n माइनस 1 बचा, अब 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड किया, 6 बाहर, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, हमें 6 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। अब ध्यान से देखिए तो क्या फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों एक जैसे हैं, अगर दोनों एक जैसे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से हम सिग्मा वाले क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिग्मा वाला ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा रो में सिग्मा वाले या वेरिएबल हो, वो अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में सिग्मा वाली टर्म है या वेरिएबल वाली टर्म है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर जाके पहले सिग्मा करेंगे और फिर एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है del r इक्वल टू r माइनस 1 1 0 2 r 3 प्लस r और r प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हमको गिवन आपसे पूछा है फाइंड सिग्मा del r वेयर r इक्वल टू 1 to n, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखो करना क्या है, r वाली जो टर्म है वो किसी एक रो या एक कॉलम में नहीं है, वो लगभग सभी रो में है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, अगर एक रो या एक कॉलम में होता तो हम अंदर जाके पहले सिग्मा करते फिर एक्सपांशन करते, नहीं तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एक्सपांशन करते हैं और फिर सिग्मा करते हैं। एक्सपांशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r माइनस 1 इंटू माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 3 प्लस r माइनस 1, इस रो इस कॉलम को रिमूव करेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस r प्लस 1 एंड 3 प्लस r। नेक्स्ट वाली टर्म वैसे 0 होने वाली है, ये बन जाएगा r माइनस 1, ये बन गया 3 प्लस r माइनस 2r 3 माइनस r माइनस, ये बन जाएगा माइनस 4 माइनस r स्क्वायर माइनस 4r और माइनस 3, ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया r इंटू 3r माइनस r स्क्वायर माइनस 3 प्लस r माइनस माइनस प्लस 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 3, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस r स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3r और r 4r प्लस 4r 8r माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 और 3 कैंसिल हुआ प्लस 4, ये वैल्यू मिली हमें इसकी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये अपना डेल r फाइंड करना है, सिग्मा डेल r, तो ये हो जाएगा सिग्मा 8r प्लस 4, ये बन जाएगा 8 टाइम्स सिग्मा r प्लस 4 इंटू सिग्मा 1। 8 इंटू सिग्मा r की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 4 इंटू सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4n इंटू n प्लस 1 प्लस 4n, इन दोनों में से अगर 4n आप कॉमन निकालते हो तो n प्लस 2। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रो या कॉलम के अंदर r वाला वेरिएबल है तो हम लोग पहले उसका एक्सपांसन करेंगे और फिर सिग्मा निकालेंगे। एक ही रो या कॉलम में तो पहले उसका सिग्मा फाइंड करके और फिर उसका एक्सपांसन करेंगे। आज की क्लास यही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास।